हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बजट 2021-22 जो सीतारमण वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा भारत का पेश किया गया है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और किस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हम यही कहेंगे कि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम एक एक फैक्ट के अनुसार प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 फरवरी 2021 को सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं इनके द्वारा भारत का बजट पेश किया गया था। एग्जाम हॉल में यह पूछ सकता है कि 2021-22 का बजट किस दिन पेश किया गया था, तो याद रखिएगा 1 फरवरी को यह बजट जो है पेश किया गया था वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा। ये कभी कभी एग्जामिनर जान से पूछ देता है और हम इसको याद नहीं रखते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा भारत का बजट पेश किया गया था। और यह बजट की विशेषता क्या था कि यह पेपरलेस था, यानी इसमें टैब का उपयोग किया गया था जो लाल कपड़े में लाया गया था, और इस बार पेपरलेस यानी किसी भी कागज का उपयोग इस बजट में पेश करने के लिए नहीं किया गया था। तो ये इसकी विशेषता थी। तो याद रखिएगा कि पेपरलेस था और डिजिटल था। डिजिटल इसलिए था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा मोदी जी जो है डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बजट के माध्यम से भी जनता को यह संदेश दिया गया है कि आप डिजिटल की तरफ बढ़िए। इसलिए इस बार का बजट पेपरलेस यानी डिजिटल रूप में पेश किया गया और इसको लाल कपड़े में टैब को लाया गया था और उसके आधार पे ही बजट को पेश किया गया। इसका थीम क्या था, कभी कभी यह पूछता है कि बजट का थीम क्या था, तो इस बजट का थीम था आत्मनिर्भर भारत। क्या था? आत्मनिर्भर भारत इस बजट का थीम था। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह पूछ लेता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, खासकर बीपीएससी में आपको पूछ लेगा, यूपीपीसीएस में पूछ लेगा, रेलवे बैंक में पूछ लेगा कि 2021-22 में जो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था उसका थीम क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत। और यह जो बजट था कितने का था, तो यह भी याद रखिए 34,83,236 करोड़ का यह बजट था। 34.43 लाख करोड़। कभी कभी आपको इसमें भी पूछ देगा और कभी कभी इसमें भी पूछ देगा, तो आप दोनों को याद रखिएगा कि यह बजट जो है 34,83,236 करोड़ का यह बजट पेश किया गया था। यह पूछता है कि यह जो बजट जो लाया गया था 2021-22 का, इसमें घाटा हुआ था या नहीं हुआ था, तो बजट घाटा हमेशा जो है अधिक देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का जो बजट घाटा है वह शून्य है। शून्य क्यों है यह भी जान लीजिए कि जितना राजस्व प्राप्त हुआ है उतना ही सरकार खर्च कर रही है, यानी अब सरकार जो है एक पैसा उधारी लेकर खर्च नहीं कर रही है। क्योंकि पहले जो था भारत सरकार जो है विश्व बैंक से ले लेता था, IMF से ले लेता था, सरकार जो है बाजार से भी कर्ज लेता था, लेकिन इस बार जो है यह ध्यान रखा गया कि जितना हमको आय हो, जितना हमको प्राप्ति हो राजस्व, उतना ही हमको खर्च होना चाहिए। इसलिए इस बार का जो बजट घाटा है वह शून्य रहा है और यह पूछ देगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि इस बार का बजट घाटा क्या है, तो शून्य है इस बार का बजट घाटा। इस बार राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो जीडीपी का 9.5 रहा है 2020-21 में। याद रखिएगा 2020-21 में बजट घाटा जो है राजकोषीय घाटा और 9.5 रहा है। वहीं 2021-22 का अनुमान लगाया गया है जीडीपी का 6.8। ये आपसे पूछ लेगा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि 2020-21 और 2021-22 में क्या अंतर है राजकोषीय घाटा में, या 2020-21 में जीडीपी का कितना राजकोषीय घाटा है, तो याद रखिएगा 9.5। वहीं 2021-22 का राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 6.8 है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। एक और प्रश्न बार बार पूछता है कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा दोनों अलग अलग होता है, हमेशा याद रखिएगा।
एग्जामिनर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछेगा और कंफ्यूज करेगा। राजकोषीय घाटा पूछे 2020-21 का तो बताइएगा 9.5 याद रखिएगा, और 2021-22 का जीडीपी का पूछे तो 6.8 रहा है। वहीं राजस्व घाटा 2020-21 का जीडीपी का 7.5 रहा है, और 2021-22 का जीडीपी का 5.8 रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोनों हमेशा जो है एग्जामिनर पूछता है अलग अलग प्रश्न के माध्यम से, इसलिए आपको राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों ही याद रहना चाहिए। सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का हर बजट में कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है, खासकर जो मोदी सरकार है उसका कुछ ना कुछ सुधार की नीति रहती है। तो इस बार जो सरकार का लक्ष्य है कि 2025 और 26 तक जीडीपी का 4.3 ही राजकोषीय घाटा हो। ये याद रखिएगा, सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक जीडीपी का 4.3 ही राजकोषीय घाटा हो, यह सरकार का लक्ष्य है। और यह भी सरकार का लक्ष्य है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा 2023-24 तक ही जीएसडीपी का 3% तक ले आया जाए। ये आपको कंफ्यूज करा देगा। सरकार का लक्ष्य अगर पूछे कि राजकोषीय घाटा जो है वह कितना रहेगा भारत का, ये सरकार का क्या लक्ष्य है 2025-26 में, 2025-26 तक, तो 4.3 जीडीपी का। वही पूछे कि राज्यों का राजकोषीय घाटा कितना सरकार का लक्ष्य है 2023-24 तक, तो याद रखिएगा जीएसडीपी का 3%। ये कंफ्यूज कराएगा, इसलिए दोनों डाटा को आप याद रखेंगे। एक यह भी पूछता है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन जो है इस बार सरकार के द्वारा कितना किया गया है, क्योंकि सरकार जब से कोरोना का महामारी भारत में आया और इससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई पूरे विश्व में, जिसमें भारत में भी हजारों की संख्या में मृत्यु हुई, तो सरकार खासकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह सोच है कि स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जाए, ताकि जो लोगों की जो गाढ़ी कमाई होती है वह बीमारी में खर्च होता है उसको रोका जा सके। तो इस बार सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। 2,23,846 करोड़ आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 137% अधिक है। याद रखिएगा, ये प्रतिशत वाला आपसे पूछ लेगा कि भारत का स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भारत सरकार का जो आवंटन है पिछले साल के तुलना में इस साल जो आवंटन किया गया है कितना प्रतिशत अधिक है, तो 137% अधिक है। और कभी कभी ये डाटा भी पूछ लेगा कि कितना आवंटन किया गया है, तो 2,23,846 करोड़। देखिए डाटा तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बजट होता है अधिकतर बजट से डाटा से ही प्रश्न आते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि फैक्ट आपको याद नहीं होगा, इसीलिए वो फैक्ट को रख देता है, इसलिए कुछ डाटा आपको याद करना होगा बजट से संबंधित, तो इसको आप याद रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी चूंकि फिर से तेजी से फैल रहा है, तो सरकार का लक्ष्य है कि फैलने से पहले ही हम सभी को वैक्सीन अवेलेबल करा दें, इसीलिए सरकार ने 35,000 करोड़ इसमें अलग से दिया है इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देगा कभी प्रश्न किसी भी एग्जाम में कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए सरकार ने कितना खर्च करने की बात कही है, तो 35,000 करोड़ इस पर खर्च किया जा रहा है। मिशन पोषण 2.0, देखिए अब जो भी योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वह 2.0, 3.0, 4.0, एक पिक्चर आया था दक्षिण भारत का कोई पिक्चर है, उसी में ये इसका उपयोग किया गया था, तो अब केंद्र और राज्य इसका भी उपयोग करना शुरू कर दिया गया। तो ये मिशन पोषण 2.0 जो है इसको शुरू किया गया है, लेकिन यह दो पहले से जो कार्यक्रम चल रहा था उसको जोड़कर यानी मिलाकर इसको शुरू किया गया था। संपूर्ण पोषण कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था और पोषण अभियान जो पहले से चल रहा था, इन दोनों को मर्ज करके यानी मिला के अब मिशन पोषण 2.0 लाया गया है। इसको याद रखिएगा, ये पूछ देगा आपसे कि मिशन पोषण 2.0 में किन दो योजनाओं को मिलाया गया है, एक साथ किया गया है और इसको लाया गया है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण पोषण कार्यक्रम
SNP और पोषण अभियान, इन दोनों को मिलाकर इसको शुरू किया गया है। अब है कि रुपया आता कहाँ से है, रुपया जाता कहाँ से है। देखिए, रुपया कई स्रोत से आता है और कई स्रोत में सरकार खर्च करता है यानी जाता है। लेकिन हाँ, जो टॉप के रुपया आने का स्रोत है उसको हम याद रखेंगे और टॉप के रुपया जाने का जो स्रोत है उसको हम याद रखेंगे, क्योंकि सभी तो हमको याद रहेगा नहीं। तो आप बस इतना याद रखिएगा, टॉप के जो 3 रुपया आने का स्रोत है और जाने का स्रोत है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो रुपया आने का जो स्रोत है वह सबसे अधिक जो आता है भारत सरकार को, वह उधार एवं अन्य देयताएं में आता है। यानी जो सरकार उधार देती है उससे जो ब्याज प्राप्त होता है उससे अधिक रुपया सरकार को प्राप्त होता है, और लगभग ये 36% इसके द्वारा सरकार को, भारत सरकार को प्राप्त होता है। GST से भारत सरकार को 15% प्राप्त होता है, ये दूसरे स्थान पर है रुपया आने के स्रोत में। और आयकर 14% प्राप्त होता है, यह तीसरा रुपया आने का स्रोत है। तो ये कम से कम प्रतिशत वाला याद रखिएगा कि टॉप में पहला, दूसरा और तीसरा। उधार एवं अन्य देयताएं पहले स्थान पे है, GST दूसरे स्थान पे और अन्य कर तीसरे स्थान पे है रुपया आने के स्रोत में। ये 3 टॉप स्रोत हैं, प्रतिशत में भी इनको याद रखिएगा। अब रुपया जाने का स्रोत क्या है, यानी सरकार जो रुपया आता है तो खर्च भी करेगी, तो व्यय किसमें सबसे ज्यादा कर रहा है सरकार, तो ब्याज अदायगी में सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है 20%। अब ब्याज अदायगी क्या है, देखिए भारत सरकार जो है देश को चलाने के लिए, अपने कार्य के लिए ब्याज लेता है, यानी रुपया उधार लेता है। जैसे विश्व बैंक से लेता है, IMF से लेता है और भी सारे बैंक से लेता है उधारी, जो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए होता है। तो उस पर सरकार को ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी से आप पैसा लेंगे तो उस पर ब्याज देना होगा यानी सूद देना होगा। तो सबसे ज़्यादा जो जाता है रुपया वह ब्याज अदायगी में केंद्र सरकार का जाता है 20%। इसी को सरकार अब कम कर रही है और इसके लिए जो है निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के, उसको निजीकरण पर बल दिया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, ताकि उससे जो सरकार को राजस्व प्राप्त हो, तो वो जो ब्याज अदायगी है वो कम किया जा सके। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा अभी रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है, बैंक को भी किया जा रहा है, और भी ऐसे स्रोत हैं जिसको निजीकरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उनसे जो है धन इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि जो ब्याज अदायगी जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है वो कम किया जा सके। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा का अर्थ है कि देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र या राज्य, उनको जो है केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। भारत में राज्य हैं, उनको अपना चलाने के लिए राज्य को पैसे की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार उनको फंडिंग करती है। तो अभी जो है 16% जो है राज्यों को दिया जाता है। इसमें राज्य भी होता है, केंद्र शासित प्रदेश भी होता है। तो लगभग जितना प्राप्त होता है केंद्र सरकार को, उसमें से 16% इन करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से के रूप में दे दिया जाता है। तीसरा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है कि केंद्र सरकार भी योजना चलाती है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना हुआ, बहुत सारी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है, तो उस पर भी खर्च होगा। तो उस पर जो है 13% जो है खर्च होता है, यानी व्यय होता है। ये टॉप स्रोत हैं रुपया जाने के और वो टॉप स्रोत हैं रुपया आने के। इनको कम से कम याद रखिएगा, एग्जाम में इनको क्रम से मिलाने के लिए दे देता है। कभी कभी एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देगा, खासकर बिहार में तो 5 ऑप्शन देता है, तो 4 दे देगा, 5वां में लिखेगा इनमें से एक, इनमें से कोई नहीं। अब अगर 2 से अधिक हुआ तो आप ई मारेंगे। उसी तरह अन्य जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो है आपके टॉप के 3 स्रोत मिलाने के लिए दे देगा कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है। तो कम से कम ये 3 जो है टॉप आने के और जाने के स्रोत हैं, उनको याद रखिएगा। 15वीं वित्त आयोग के अनुसार राज्य का हिस्सा जो है बढ़ गया है 41%। अब जो है 15वीं वित्त आयोग के द्वारा निर्णय किया गया कि राज्यों को दिया जाएगा। यह 2021 और 26 तक का यह 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इस कार्यकाल में राज्यों को केंद्र द्वारा हिस्सा दिया जाएगा 41%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य का हिस्सा जो है
केंद्र के द्वारा अब कितना दिया जाएगा, तो याद रखिएगा 41%। और समय अवधि पूछ ले तो 2021 और 26 तक के बीच का यह निर्धारण किया गया है और राष्ट्रपति ने इस पर अनुशंसा भी कर दिया गया है। यानी फाइनल है कि अब 41% राज्यों को केंद्र के द्वारा जो प्राप्त होगा उसमें दिया जाएगा। जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? देखिए, जीडीपी वृद्धि जो अनुमान किया गया है 2021-22 में, वह भी शेप में किया गया है। भी शेप का अर्थ है कि 19 में जो कोरोना का लहर आया, 20 में खासकर ज़्यादा इसका असर रहा, तो जो जीडीपी है काफ़ी नीचे चला गया था, -23 तक चला गया था। धीरे धीरे जो है उसमें तेजी से जो है उछाल हुआ है, तो वह जो आकार बना है वह भी शेप बना है। ठीक है, पहले तेजी से नीचे गया और फिर तेजी से उठ रहा है, तो इसलिए अनुमान किया गया है कि जीडीपी वृद्धि का अनुमान भी शेप जो है 2021-22 में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कभी ये दे देगा क्यू शेप, आर शेप, भी शेप, डब्ल्यू शेप, तो याद रखिएगा भी शेप। बजट 2021-22 का कुल पिलर है। कुल पिलर का अर्थ है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो ये क्राइटेरिया जो है 6 ऐसे क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है जो सरकार की सोच है कि हमको जो है इसको सही रखना है। जैसे न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार का अर्थ है कि केंद्र में मंत्रियों की जो संख्या होगा वह सीमित होगा, यानी कम केंद्रीय मंत्री होंगे और उनको जो है अधिक से अधिक जो है विभाग दिया जाएगा जिसका वो देखभाल करेंगे, जिससे सरकार का व्यय जो है उनके ऊपर जो खर्च होता है वह कम होगा। दूसरा है स्वास्थ्य और कल्याण। जो बीमारियां जो तेजी से फैल रहा है, जैसे अभी कोरोना ने प्रभावित किया, फिर कोई और बीमारी होगा, तो उसको रोकने पर ज़्यादा सरकार का ध्यान है। तीसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, यानी जो व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए जो हमारी मूलभूत अवसंरचना है, जैसे बिजली का होना, पानी का होना, सड़क का होना, यातायात ट्रांसपोर्ट की सुविधा होना, इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान सरकार का रहेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। जो हमारे जहाज से जो माल ढोए जाते हैं उसका अब देश में ही विकास किया जा रहा है, तो ये सब सरकार के द्वारा तेजी से किया जा रहा है। तो यह भी सरकार का सोच है। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, यह भी सरकार का सोच है। मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना और नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। देखिए, ये 6 पिलर हैं, इनको आपको याद करना होगा, एक एक कर आपको याद करना होगा, क्योंकि ये 6 पिलर किसी भी एग्जाम में दे दिए जाएंगे और कहेंगे मिलान करने के लिए, इन पूछ ले कि इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन है, तो आपको ये कम से कम याद रखना पड़ेगा कि सरकार का 2021-22 का कुल पिलर क्या है, तो 6 है। कौन कौन सा है, तो 6 का नाम याद रखना होगा। अब है जल जीवन मिशन, शहरी 5 साल के लिए शुरू किया गया है और इस पर सरकार का खर्च करने का जो अनुमान है 2,87,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने का सरकार का अनुमान है। जल जीवन मिशन का अर्थ ये है कि देखिए, सरकार चाहती है कि लोग घरों में जो खुद नलकूप स्थापित करते हैं, भूमिजल निकालते हैं, तो उससे नीचे का जो पानी है जमीन के अंदर का, वो काफ़ी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सरकार का ऐसा है कि सरकार ही लोगों के पास जल जो है पीने के लिए भी और अन्य काम के लिए पहुंचाएगी, जिसका उपयोग करेंगे। और ये जो जल है वह दूषित जल को साफ करके किया जाएगा। जैसे जो किसी भी अशुद्ध जल, जैसे नाली का जल हुआ, वर्षा का जल हुआ, इसको एकत्रित कर, इसे सफाई कर, इसी को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है, जल जीवन मिशन। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 और 26 के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये समय पूछ लेगा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब से कब के लिए शुरू किया गया है, तो 2021 से 2026 के लिए शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। अब देखिए, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, भारत सरकार का यह सोच है कि जो हमारे पास पुराने वाहन हैं
क्योंकि पुराने वाहन को मेंटेनेंस में अधिक खर्च करना पड़ता है और जो हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं वह पूर्ण अवस्था में नहीं जलता। मतलब कहने का अर्थ है कि जो उसमें तेल का खपत अधिक होता है और प्रदूषण भी तेजी से फैलता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने इस योजना को लाया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत वाहन को 20 वर्ष बाद जो है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी तोड़ कर हटा दिया जाएगा, यानी उसको बेच दिया जाएगा वैसे जगह पर जहाँ पे उसको तोड़कर फिर से उसके पार्ट पुर्जा से नए जो है वाहन का निर्माण हो। तो व्यक्तिगत वाहन के लिए 20 वर्ष के बाद निर्धारित किया गया है और वाणिज्यिक वाहन के लिए 15 वर्ष के बाद जो है स्क्रैप किया जाएगा, यानी उसको हटा दिया जाएगा। इसमें सरकार को दो फायदा है। एक तो है कि अब जो सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन को ज़्यादा तेज़ी से लाना चाहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन से प्रदूषण भी कम होता है और उसमें खर्च भी कम होता है। और अगर डीजल और पेट्रोल पर वाहन को हम स्थिर रखेंगे तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे अरब कंट्री हैं जहाँ से कच्चे तेल का आयात होता है, तो हमको हमेशा उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन पूरे देश में लाया जाएगा तो वैसे स्थिति में हम बिजली का निर्माण स्वयं अपने नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा करेंगे और उसका सप्लाई करेंगे, तो हमें कच्चे तेल के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की ये अच्छी सोच है, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर न रहें। इसीलिए जो है सरकार जो है तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन के विकास पर जोर दे रही है।